Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will do class 12 political science in Hindi and we will do chapter 2. Chapter 2 is दो ध्रुवीयता का अंत. This is the part 2 of this chapter. Part 1 I have already uploaded, तो उसका जो लिंक होगा वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं. साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 1 है उसकी वीडियोस भी मैंने डाल रखी है, तो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉक थेरेपी के बारे में. जैसे कि पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की कि जो सोवियत संघ था उसका विघटन किस तरीके से हुआ या क्या परिणाम रहे. मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी. जो सोवियत संघ का विघटन और सोवियत संघ के परिणाम, विघटन के परिणाम और कारण, ये दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के. और साथ ही साथ शॉक थेरेपी, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आ सकते हैं एग्जाम्स में. और इसके बाद जो एक टॉपिक हम करेंगे रूस या फिर सोवियत संघ और भारत, एक वो, ये 4 टॉपिक्स इस चैप्टर के ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली आते रहते हैं. इन्हीं 4 टॉपिक्स में से आप लोगों का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है वो आता है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉक थेरेपी से. शॉक थेरेपी क्या थी आप लोगों को पता है. 1991 मतलब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था. उसके बाद वहाँ पर, उससे पहले वहाँ पर कौन सी विचारधारा थी? विघटन से पहले वहाँ पर साम्यवादी विचारधारा थी. देखो, दिस इज सोवियत संघ. यहाँ पर पहले कौन सी विचारधारा थी? साम्यवादी विचारधारा. लेकिन क्योंकि इसका विघटन हो चुका था, अब यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा के कारण ही इसका विघटन हुआ, तो इसलिए अब यहाँ पर ये चीज़ लाई गई कि इस विचारधारा की जगह यहाँ पर हम कौन सी विचारधारा को मान्यता देंगे? पूंजीवादी. तो ये जो शॉक थेरेपी थी इसका अर्थ क्या होता है? अगर हम इसका मतलब निकालें तो इसका मतलब ये निकलता है आघात पहुँचाकर उपचार करना. तो जो सोवियत संघ था वहाँ साम्यवादी व्यवस्था थी, लेकिन उसको पूंजीवाद में बदलने के लिए शॉक थेरेपी लाई गई. तो अगर आप लोग शॉक थेरेपी के बारे में लिख रहे हैं तो शॉक थेरेपी का प्रॉपर मतलब क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना. और ये कहाँ पर लागू की गई? देखो, शॉक थेरेपी एक टर्म है, ये हमें पता लग गया, इसका मतलब ये भी पता लग गया. लेकिन ये लागू कहाँ पर की गई? ये लागू की गई रूस में, मध्य एशिया के कुछ गणराज्य थे जो कि सोवियत संघ के खेमे में शामिल थे उनमें, और साथ ही साथ पूर्वी यूरोप के देशों में. तो जो ये शॉक थेरेपी का मॉडल था ये 3 जगहों पर बेसिकली एग्जीक्यूट किया गया. रूस में, मध्य एशिया के गणराज्यों में जो सोवियत संघ के खेमे में शामिल थे, और पूर्वी यूरोप में. और ये जो मॉडल था ये किस चीज़ पर आधारित था? ये मॉडल इस चीज़ पर आधारित था कि इन देशों को साम्यवाद से पूंजीवाद में बदलना है. इन देशों की जो विचारधारा साम्यवादी थी उसको बदल के हमें पूंजीवादी विचारधारा में तब्दील करना है. और ये जो मॉडल था, देखो कोई भी मॉडल जब होता है तो वो कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बनाता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन बनाता है. तो ये जो मॉडल था ये किसने बनाया? ये मॉडल बनाया विश्व बैंक ने, मतलब वर्ल्ड बैंक ने, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF और WB मतलब वर्ल्ड बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस मॉडल को निर्देशित किया, इस मॉडल को बनाया और उसके बाद इसको बताया कि लागू किस तरीके से करना है. ठीक है, ये मॉडल बन गया, लेकिन ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस मॉडल में जो चीज़ें लिखी थी कि हमें लोगों का भला किस तरीके से उन्हें पूंजीवाद बनाना है और किस तरीके से धीरे धीरे हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, बट क्योंकि जो उसमें था उस तरीके का वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, वो लोगों को उस लिमिट तक नहीं लेकर गया, उनको वो सुख नहीं पहुंचाया इस मॉडल ने जिसकी लोगों ने उम्मीद की थी. मतलब एक्सपेक्टेशन पे ये मॉडल लोगों की खरा नहीं उतरा. तो ये है शॉक थेरेपी के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे शॉक थेरेपी की विशेषताएं और शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए. तो देखो, शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या क्या है. इसमें सबसे पहली विशेषता ये आती है कि शॉक थेरेपी में ये कहा गया कि जो मिल्कियत का प्रभावी रूप है वो निजी स्वामित्व होगा. जबकि जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जो सोवियत प्रणाली थी उसमें ये था कि मिल्कियत का प्रभावी रूप जो होगा वो गवर्नमेंट होगी, मतलब सामूहिक, सरकार के हाथों में होगा. लेकिन इसमें क्या कहा गया कि मिल्कियत का प्रभावी रूप कौन होगा? मिल्कियत का मेन लीडर कौन होगा? निजी स्वामित्व, मिल्कियत निजी लोगों के पास, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन. और क्या हुआ? 90% जो उद्योग थे उनको 90% उद्योगों को बेच दिया गया कंपनियों को, प्राइवेटाइजेशन इनका कर दिया गया. तो आप लोग देख सकते हैं कि निजी स्वामित्व को लागू करने के लिए 90% उद्योगों को बेच दिया गया था.
राज्य की संपदा का निजीकरण, जो राज्य की संपदा थी, हॉस्पिटल्स थे, स्कूल्स थे, या जो पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर था, उसको क्या किया, उनका निजीकरण कर दिया गया, मतलब उनका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ डीलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मुद्रा व्यापार व्यवस्था को अपनाना, कि मतलब अब आप क्या करोगे, मुद्रा से एक्सचेंजिंग करोगे, मुद्रा ट्रेडिंग करोगे, मुद्रा दूसरे देशों की जो मुद्राएं आती हैं उनसे आप एक्सचेंजिंग करना स्टार्ट करोगे। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म। पहले क्या होता था, जो फार्म्स होते थे वो प्राइवेट नहीं होते थे बल्कि गवर्नमेंट होते थे, सामूहिक होते थे, जिन पर सबका अधिकार बराबर था। लेकिन अब क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन हो गया था, तो निजी फार्म बना दिए गए सामूहिक फार्मों की जगह। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। अगर आप लोग अब इंडिया में हैं और आप लोग मान लो इंग्लैंड से आए हैं, या फिर आप रशिया से आए हैं, या फिर आप अमेरिका से आए हैं, रशिया से आए हैं तो आप लोगों को डॉलर चाहिए, रूबल चाहिए, अमेरिका से आए हैं तो आप लोगों को डॉलर चाहिए। तो मतलब या आप लोग जा रहे हैं उन कंट्रीज़ में, तो आपकी जो मुद्रा थी तो मतलब अगर आप लोग इंडिया से मान लो रशिया जा रहे हैं, या फिर आप लोग अमेरिका जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको अपनी जो करेंसी है वो चेंज करानी पड़ती है। रशिया जा रहे हो तो आपको रूबल में चेंज कराना पड़ेगा इंडियन रुपी को, अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको डॉलर में चेंज कराना पड़ेगा इंडियन रुपी को। तो हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, और अब ये था कि आप लोग करेंसी की चेंजिंग करना स्टार्ट करोगे, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता होगी। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, के जो पश्चिमी देश हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, हमें उनके साथ जुड़ाव करना पड़ेगा ताकि हम लोग भी विकसित हो सके, हम लोग अपने विकास की ओर बढ़ सके। विकसित नहीं हो सकते एक टाइम पे, वी नो दैट, लेकिन हमें विकासशील तो बनना होगा अगर एक दिन विकसित होना है। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें पश्चिमी देशों के नक्शे कदम पर चलना है ताकि एक दिन हम भी विकसित हो सके। ये तो रही शॉक थेरेपी की विशेषताएं। अब इस शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ कि ये शॉक थेरेपी पूर्णतया असफल रही, मतलब कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल, बिल्कुल भी ये सक्सेसफुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोगों ने जो सोचा था कि हमें इस तरीके से लाभ पहुंचाएगी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर ये शॉक थेरेपी खरी नहीं उतरी। रूसी मुद्रा में गिरावट। रूसी मुद्रा कौन सी है? रूसी मुद्रा, रूबल में गिरावट। तो जो रूस की मुद्रा थी उसकी जो जैसे इंडियन रुपी डॉलर के कितने बराबर है, सिमिलरली जो रूबल था उसकी जो डिमांड, मतलब उसका जो प्राइस था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ शॉक थेरेपी। आर्थिक असमानता बढ़ गई। पहले क्या था कि सब लोगों को समान समझा जाता था, उनका मेन मोटिव ही यही था, सोवियत प्रणाली जो थी उसका मेन मोटिव ही यही था कि हमें समानता रखनी है। असमानता बिल्कुल भी नहीं रखनी है, आर्थिक रूप से भी नहीं, राजनीतिक रूप से भी नहीं, और मेनली उनका था कि हमें आर्थिक रूप से अपने यहाँ पर समानता रखनी है। लेकिन विघटन के बाद शॉक थेरेपी जब लागू हुई तो शॉक थेरेपी का परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता फैल गई। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ये वाला डिफरेंस अब यहाँ पर आ चुका था। लेकिन जो सोवियत संघ था उसमें क्या चीज़ उन्होंने सोचा था कि हमें ये मेंटेन करके चलना है कि अमीर भी इसी लाइन पर रहे और गरीब भी, मतलब हमें क्या रखना है, आर्थिक समानता रखनी है। लेकिन शॉक थेरेपी से क्या हुआ कि अमीर तो यहाँ पहुँच गया लेकिन जो गरीब था वो यहाँ का यही रह गया। मतलब ये डिफरेंस अब हमें देखने को मिल गया जो कि सोवियत संघ में नहीं था। माफिया वर्ग का उदय। माफिया वर्ग का उदय हो गया था। माफिया वर्ग बहुत ही ज़्यादा जो काला बाजारी करते हैं वो होते हैं कि एक उद्योग को ऑलरेडी बेच दिया है उसको दोबारा तिबारा 4-4 5-5 बार जो करते हैं फ्रॉड काम, वो होता है माफिया वर्ग। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल इसे कहा गया। शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया क्योंकि इसमें जो उद्योग थे उनको औने पौने दामों में, मतलब इतना सस्ता बेचा गया कि गराज के भाव, जैसे आप लोग सेल लगा देते हैं, ले लो इतने में ले लो, जैसे हम लोग सेल देखते हैं उस तरीके से कि मतलब उद्योगों को इतना सस्ते रेट पर बेचा गया कि इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो चुकी थी यहाँ की, क्योंकि इसकी जो मुद्रा थी रूसी मुद्रा उसमें भी गिरावट आ चुकी थी। तो मतलब यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूर्णतः
बर्बाद होती जा रही थी। वित्तीय संसाधनों का दिवालिया, जो वित्तीय संसाधन थे उनका दिवालिया मतलब वो पूरी तरीके से बर्बाद होते चले गए, उनका दिवालिया निकल गया। कहते हैं ना जैसे किसी के यहाँ चोरी हो जाती है उसका तो पूरा दिवालिया हो गया, मतलब दिवालिया निकल चुका है। तो सिमिलरली यही हुआ यहाँ पर, जब ये इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल हुई तो यहाँ के जो आर्थिक संसाधन थे, बैंक थे, यहाँ का जो सबसे बड़ा बैंक था, आप लोग को अगर मिले बुक में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अदरवाइज़ मैं क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को आने वाले टाइम में कि यहाँ का सबसे बड़ा जो बैंक था वो कौन सा था, उसका भी दिवालिया, पूरी तरह से वो बैंक बर्बाद हो गया था। तो दैट्स ऑल अबाउट शॉक थेरेपी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि मेन आती है आप लोगों का सोवियत संघ और जो रूस भारत था, मतलब जो रूस था और भारत के रिश्ते कैसे थे और कैसे हैं। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कैसे लिखना है, आप लोग उसे इतिहास से लेकर, मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उसके रेफरेंस से लेकर आज तक के पॉइंट्स डालेंगे कि आज भी भारत के रूस के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं, तो मैं आप लोगों को वो भी समझाती हूँ। सो गाइस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे भारत और रूस या पूर्वी साम्यवादी जो देश थे उनके संबंध, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे संघर्ष और तनाव, जो कि आप लोगों की बुक में एक टॉपिक दे रखा है। संघर्ष और तनाव में क्या दे रखा है, उसमें ये दे रखा है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था उसके बाद भी किस तरीके से जो पूर्वी साम्यवादी देश थे, मतलब जो सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश थे, उनके साथ उसके बाद भी किस तरीके के संघर्ष होते गए, उनके अंदर गृह युद्ध चले या आपस में ही आंतरिक जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो वो किस तरीके से क्या क्या संघर्ष रहे वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है देखो संघर्ष और तनाव। तो सबसे पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जो पूर्वी साम्यवादी देश थे, मध्य एशिया के कुछ गणराज्य थे या फिर रशिया के जो रूस के जो क्षेत्र थे, उनमें क्या हुआ, संघर्ष छिड़ गए और लोगों के बीच या जो सरकारें थी उनके बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तो वो कौन कौन से गणराज्य थे ये हम देखेंगे। तो देखो, गृह युद्ध और बगावत को झेला। तो ये जो गणराज्य थे, ये जो देश थे, इन्होंने किस चीज़ को झेला कि आंतरिक बगावत, अपने ही लोग अपनी ही सरकारों के खिलाफ कई बार बगावत पर उतर आते, या फिर आंतरिक गृह युद्ध की सिचुएशन कई सारे गणराज्य में बनी और उसके बाद ये हुआ या तो वो गणराज्य टूटकर कई भागों में बट गया या दो भागों में बट गया, अलग अलग हर चीज़ का परिणाम निकला। तो रूस के गणराज्य थे चेचन्या और दागिस्तान। तो सबसे पहले हम लोग देखो साम्यवादी जो थे उनमें 3 जगह शामिल थी। कौन कौन सी? मध्य एशिया के गणराज्य, पूर्वी यूरोप के देश और रूस के गणराज्य। तो ये 3 जगहें थी, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और रूस। तो गृह युद्ध और बगावत को झेला, ठीक है। जो रूस, सबसे पहले रूस का देख रहे हैं, तो रूस के जो 2 क्षेत्र थे चेचन्या और दागिस्तान, वहाँ पर क्या हुआ, हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। जो वहाँ के लोग थे वो अलगाव पर उतर आए, सरकार से पार्टीशन, अलगाव मतलब डिफरेंस, तो वो लोग बगावत पर उतर आए सरकार के खिलाफ ही। ये हुआ चेचन्या और दागिस्तान में और इसका परिणाम भी बहुत ही ज़्यादा विपरीत हुए। उसके बाद मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में तजाकिस्तान जो है, तजाकिस्तान 10 वर्ष यानी 2000 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, उसके बाद हर देश अपना स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन तजाकिस्तान में तब भी क्या हुआ, यहाँ पर 10 साल तक मतलब 2001 तक गृह युद्ध रहा। आपस में ही मतभेद लोगों में, सरकारों में, नेताओं में चलते रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर 2001 तक गृह युद्ध की सिचुएशन रही। अजरबैजान। तो फ्रेंड्स, अजरबैजान जो एक प्रांत था, यहाँ पर अर्मेनियाई लोग रहते थे और ये अर्मेनियाई लोग अजरबैजान से अलग होकर अर्मेनिया में जाकर शामिल होना चाहते थे। मतलब अजरबैजान में अर्मेनियाई लोग रहते थे, अर्मेनियाई मतलब जो अर्मेनिया के रहने वाले लोग थे, और वो इससे अलग होकर अर्मेनिया में शामिल होना चाहते थे। तो ये हुआ अजरबैजान में। इसके अलावा जॉर्जिया जो है, ये भी मध्य एशिया का ही प्रांत है। जॉर्जिया में क्या हुआ, 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबा गृह युद्ध भी चला। जॉर्जिया के जो 2 प्रांत थे वो गृह युद्ध की चपेट में आ चुके थे और वो जॉर्जिया से अलग होना चाहते थे। मध्य एशिया में पेट्रोलियम के कारण भी कई बार गृह युद्ध या अलगाववाद की सिचुएशन पैदा हुई, क्योंकि जो पेट्रोलियम है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो खाड़ी प्रदेश है, मतलब जो मध्य एशिया, वहाँ पर ही भारी मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हर देश जो है उनसे अच्छे संबंध बनाना चाहता है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम मिल सके। चाइना भी उसके
नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि चाइना के बॉर्डर से ही लगता हुआ ये है। साथ ही साथ अमेरिका ने जब 2001 में हमला हुआ था उस पर, उसके बाद अमेरिका ने भी यहाँ पर अपने सैन्य अड्डे बनाने चाहे 2001 के बाद, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। उसके बाद अमेरिका ने भी कोशिश की कि वो इराक और ईरान के जो ये मध्य एशिया के जो खाड़ी प्रदेश हैं, खाड़ी देश हैं, वहाँ पर वो जाकर अपने सैन्य अड्डे बना सके, ठिकाने बना सके और उनसे पेट्रोलियम की खपत कर सके। पूर्वी यूरोप, तो पूर्वी यूरोप का जो एक गणराज्य है चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया फ्रेंड्स टूटकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक चेक और दूसरा स्लोवाकिया, 2 भागों में विभाजित हो गया, चेकोस्लोवाकिया, चेक और स्लोवाकिया। इसके अलावा युगोस्लाविया जो था वो भी कई प्रांतों में टूटा, बोस्निया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया इसके अलावा भी थे। तो युगोस्लाविया इस तरीके से टूट गया। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो गणराज्य थे, ये सोवियत संघ से अलग होने के बाद भी इन्होंने काफ़ी कुछ झेला, काफ़ी संघर्ष और काफ़ी गृहयुद्ध इन्होंने सहे। मतलब एकदम से ही इन्हें आज़ादी नहीं मिली, इन्हें उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ना भी पड़ा। तो ये था फ्रेंड्स कि किस तरीके से विघटन होने के बाद भी कई गणराज्यों ने दुविधा वाले दिन काटे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है रूस और भारत के संबंध कह लीजिए, या फिर पूर्व साम्यवादी देशों और भारत के संबंध कह लीजिए, या फिर सोवियत संघ और भारत के संबंध कह लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। तो भारत और पूर्वी साम्यवादी जो देश थे उनके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे थे। खासकर रूस के साथ जो भारत के संबंध रहे हैं वो शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। बहुध्रुवीय विश्व का सपना, भारत और पूर्व साम्यवादी जो देश थे, इन दोनों ही गणराज्यों का जो सपना था, दोनों ही देशों का जो सपना था वो ये था कि एक महाशक्ति या 2 महाशक्तियाँ ना बने, बल्कि जो विश्व है वो बहुध्रुवीय बने, मतलब बहुत सारी महाशक्तियाँ बने और कोई 2 या 3 या 1 सुपर पावर ना रहे, बल्कि अगर सब उस लेवल पर रहेंगे तो विश्व में कहीं ना कहीं समानता रहेगी और कोई एक अपने आप को सुपीरियर समझकर दूसरों को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। स्वतंत्र विदेश नीति, दोनों ही देशों का ये मानना था कि हर देश के पास अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। सामूहिक सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सबको उठानी चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई एक देश खतरे में है तो उसको छोड़ दो, नहीं, बल्कि सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। ये होता है सामूहिक सुरक्षा। क्षेत्रीय संप्रभुता, अपने जो क्षेत्र है उसकी संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए, में ये दोनों जो देश थे विश्वास रखते थे। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से हो, रूस या पूर्व साम्यवादी जो देश थे और भारत दोनों ही ये मानते थे कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, सीमा विवाद हो रहा है, उसमें आप लोगों को जो हल है या जो समाधान है वो बातचीत से ही निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा क्या हो सकता है, युद्ध छिड़ गया तो सबके पास ही अब तो परमाणु हथियार है और बहुत ज़्यादा विनाशक हो सकता है, विनाश हो सकता है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष होते हैं उनका समाधान बातचीत से करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा 2001 से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करूं, जब हमारा बांग्लादेश के साथ 1971 में युद्ध हो रहा था, उस समय पर हमारे जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी और वो रूस के पास मदद मांगने गई, मतलब सोवियत संघ के पास, और सोवियत संघ ने हमारी मदद भी की और हमने उनके साथ 20 साल की संधि भी की थी। तो मतलब रूस ने हमेशा से ही भारत का काफ़ी साथ दिया है। 2001 में भारत रूस सामरिक समझौता, सामरिक मतलब जिसमें दोनों के ही कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होते हैं, सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस सामरिक समझौते में 80 द्विपक्षीय दस्तावेज थे। 80 द्विपक्षीय मतलब जिनमें दोनों ही देशों के पक्ष थे, इससे इसको भी फ़ायदा था और इसको भी फ़ायदा था। मतलब 2001 में ऐसे 80 दस्तावेजों पर दोनों ही देशों ने हस्ताक्षर किए। भारत रूस से तेल का आयात करता है, भारत जो है रूस से तेल मंगाता है, तेल का आयात करता है। रूस से हथियार खरीदने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है, भारत रूस से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा दूसरा देश है। और भारत और रूस ने हमेशा ही एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया है। जैसे रूस ने हमेशा हमारी मदद की है, जैसे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्पेस की बात करें तो उसने हमें कार्योजनिक एक रॉकेट दिया था, उससे भी हमारे जो अंतरिक्ष का ज्ञान है और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक, चारों ही पर्सपेक्टिव को अगर हम लेके चले, चारों ही धाराओं में, चारों तरीक़ों से दोनों देशों के जो हित हैं वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे का काफ़ी साथ दिया है और दोनों देशों की विचारधाराएं भी काफ़ी सिमिलर हैं। अगर हम लोग आर्थिक की बात करें तो रशिया ने भारत को उस समय में मदद की जब भारत की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुद्राओं के परिवर्तनता की बात करें तो भी रशिया हमेशा भारत को सपोर्ट करता है। राजनीतिक, चीन के साथ हमारा सीमा विवाद हमेशा चलता रहता है और चीन और रूस
दोनों की ही विचारधारा जो है वो साम्यवादी रही थी। तो इसीलिए ये जो दोनों देश हैं ये समाजवाद को मानते हैं। तो इसीलिए चीन और भारत के बीच में कई बार रूस मध्यस्थता का काम भी करता है। सैन्य, हमें सैन्य जो हमारी सैन्य रूप से, मतलब जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जो हमें हथियार चाहिए होते हैं, उसमें भी रशिया हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमारे संबंध रशिया से इस तरीके से भी बहुत अच्छे हैं। और सांस्कृतिक तो हैं ही, जो हमारी हिंदी फिल्में हैं, हिंदी फिल्मों के अभिनेता गीत वो रूस में आज भी सुने जाते हैं। और 2016 में गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था और ये 17वां ब्रिक्स सम्मेलन था जो कि गोवा में 2016 में हुआ था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जो रूस के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच काफ़ी सारी बातें हुई और दोनों ने ऊर्जा संसाधन या फिर स्पेस के बारे में काफ़ी सारे डिस्कशन किए और अपने पक्ष रखे। तो इस तरीके से भारत और रूस के जो संबंध रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं और इन्होंने दुविधा के समय में एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा साथ भी दिया है। तो इस चैप्टर के बारे में बस इतना ही। ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में ही कंप्लीट हो गया है गाइस। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज पर मैंने एक लिंक शेयर कर रखा है। जब आप लोग स्वाइप करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस H चैप्टर 2 इन हिंदी मतलब होगा, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी एक हाईलाइट मैंने क्रिएट कर रखी है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस H मीन्स हिंदी, उसमें भी आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को तीनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।